नोट कहाँ गया? कौन सा एच? हाँ, 5 है कि 6 है? हेलो हेलो, आवाज आ रहा है क्या? यस। ठीक है। तो हम लोग लास्ट क्लास प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर्स पढ़े थे कि अगर कंडक्टर जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉपर्टीज क्या क्या होंगे, अगर उस पर हम चार्ज दिए हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, फिर पोटेंशियल क्या होगा सरफेस का, अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, ये सब चीजें पढ़े थे। तो नेक्स्ट है जो हमारा है कैविटी से रिलेटेड, ठीक है, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो कैविटी क्या होता है ये तो बात सबको पता है। कैविटी को अगर बोलते हैं, यानी कि हमारा जो हेडिंग है सबसे पहले वो लिख लेते हैं, फिर आगे की चर्चा। यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन एंड इंडक्शन of charges on cavity surfaces ठीक है। अगर कोई भी कैविटी है अगर हमारे किसी कंडक्टर में, तो उस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, इंडक्शन कैसा होगा। तो कैविटी अगर हम लोग बात करें, कैविटी किसको बोलते हैं, तो मान लेते हैं कि अगर हमारे पास कोई एक सॉलिड कंडक्टर है और इसमें मान लेते हैं कि ऐसा एक कोई कैविटी है, यानी कि इधर सारा मटेरियल है और बीच में एक हॉलो स्पेस है, हॉलो स्पेस, इसी को हम लोग बोलते हैं कैविटी, ठीक है। यानी कि अगर हम लोग को क्या आवाज नहीं जा रहा है क्या? ठीक है, तो कैविटी हम लोग उसको बोलते हैं कि अगर कोई भी सॉलिड टाइप का कोई मटेरियल है, ठीक है, और उसमें अगर हॉलो स्पेस प्रेजेंट है तो उस स्पेस को हम लोग बोलते हैं कैविटी। जैसे कि अगर हमारे पास कोई एक कंडक्टर है, ये सारा सा पार्ट जो है सॉलिड पार्ट है, यानी कि इधर जो है मटेरियल अवेलेबल है, लेकिन बीच में एक ऐसा खाली जगह रह गया है जहाँ पे कुछ भी नहीं, यानी कि मटेरियल नहीं है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कैविटी, ठीक है। तो अगर हम कैविटी के बारे में बात कर रहे हैं तो उसी के प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग बात करेंगे यहाँ पे। तो मान लेते हैं कि अगर ये हमारा कंडक्टर है और ये कैविटी, ठीक है, अगर हम इसको किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख लेते हैं, ठीक है, अगर हम ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो क्या होगा कि अगर कंडक्टर है तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे खुद को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कि इसके सरफेस पे आ जाएंगे, ठीक है। यानी कि अगर हम बात करते हैं कि वो किधर आएगा, तो हम बोल सकते हैं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो इधर की तरफ माइनस चार्ज आएगा और इधर दूर की तरफ प्लस चार्ज कुछ आएगा, ठीक है। अब कैविटी का बात है तो कैविटी के अंदर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई रोल नहीं होगा, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर बात कर रहे हैं तो इनसाइड में तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, 0। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है तो इस सरफेस पे अभी कोई भी इंडक्शन नहीं होगा, क्योंकि कोई चार्जेस अंदर में प्रेजेंट नहीं, ठीक है। लेकिन जो भी इंडक्शन होगा वो सिर्फ बाहरी सरफेस पे होगा और वो खुद को ऐसे इंड्यूस करेगा, यानी कि ये सब चार्जेस को हम बोल रहे हैं इंड्यूस चार्ज। ये खुद को ऐसे इंड्यूस करेगा, ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करेगा कि इस सरफेस का पोटेंशियल जो रहेगा, पोटेंशियल जो होगा वो सेम रहेगा, यानी कि सरफेस का पोटेंशियल सेम रहेगा। ये सब चीज हम लोग देखे थे कि अगर कोई भी एक कंडक्टर है
उसका जो सरफेस होता है उसका पोटेंशियल को हम लोग बोलते हैं कि उसका सरफेस जो है इक्वी पोटेंशियल है, यानी कि हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल जो है वो सेम। तो वैसे ही अगर कंडक्टर है तो कंडक्टर में अगर हम ऐसे पुट करे हुए हैं तो अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, तो यहाँ भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो जीरो ही होगा और इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा हमारे कैविटी पे। ठीक है, तो अगर हम बोल रहे हैं कि अगर यही चीज था, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड था, इसी ये हमारा कैविटी था, इसको अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे हैं ऐसा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसमें अब अगर हम कोई क्यू चार्ज रख दें तो इस क्यू चार्ज पे अगर हम बात करें फोर्स ऑन क्यू ड्यू टू एक्सटर्नल जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके कारण जो फोर्स होगा वो कैसा होगा, तो हम बोल सकते हैं कि सिंस यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ही का कोई इफेक्ट ही नहीं है तो फोर्स जो होगा वो जीरो होगा। सिंस बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा इनसाइड कैविटी जो होता है जीरो होगा। तो अगर इनसाइड कैविटी अगर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो रहा है तो फोर्स क्या होगा, जीरो, क्योंकि फोर्स बराबर होता है चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक। सर ठीक है, ऊपर वाला रिपीट कर दीजिए, डिस्कनेक्ट हो गया। अच्छा ये वाला पार्ट, यस सर। इस पार्ट में हम ये बताएं कि अगर कोई भी हम कंडक्टर को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में पुट करते हैं, जैसे हम लोग पहले पढ़े हैं कि अगर कोई एक कंडक्टर है इसको किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में पुट करते हैं, इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इसपे जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इसकी तरफ, उस पे इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे इधर फोर्स लगेगा और वो यहाँ पे आके इकट्ठे हो जाते हैं और इलेक्ट्रॉन्स जो कि इधर की तरफ शिफ्ट होगा तो इधर की तरफ पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इनिशियली अगर न्यूट्रल था तो फाइनली भी न्यूट्रल ही होगा, लेकिन ये चार्जेस खुद को ऐसे अरेंज करते हैं कि ये सरफेस जो हो इक्विपोटेंशियल, यही होता है। लेकिन अगर हम बोल रहे हैं कि इस कंडक्टर के अंदर में कैविटी है तब भी अंदर में तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा, जीरो ही, और जीरो रहेगा तो ये जो चार्जेस हैं वो खुद को सरफेस पे ही अरेंज करेंगे। जैसे कि कंफ्यूजन ये होता है कि अगर हमारे पास ऐसा कोई कैविटी है तो यहाँ पे भी लोग समझते हैं कि ये भी तो सरफेस ही है, तो यहाँ भी कुछ इंडक्शन होना चाहिए जो कि नहीं होता, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम किसी कंडक्टर के अंदर में बात करते हैं तो जीरो आता है, वहां मेटल रहे या फिर ना रहे। इलेक्ट्रिक फील्ड, आउटर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है कैविटी के अंदर, उसका कोई इफेक्ट नहीं रहता। ठीक है, तो इसी चीज को हम बोले कि अगर किसी भी कंडक्टर में, किसी भी कंडक्टर में अगर कोई कैविटी है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो अगर हम इस कंडक्टर में, ये जो है हमारा कंडक्टर है, अगर इस कंडक्टर में ये कैविटी है, कैविटी के अंदर अगर हम कोई एक चार्ज रखे हुए हैं तो उस चार्ज पे फोर्स जो होगा एक्सपीरियंस होगा वो जीरो होगा, यानी कि उसमें कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं होगा, यानी कि बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड से उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड से उस पर कोई इफेक्ट पड़ नहीं रहा है तो हम बोल सकते हैं कि अगर इस चार्ज को यहाँ हम पुट करें हैं तो बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के कारण उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, यानी कि इस फील्ड के कारण ये क्या है, शिल्डेड है, यानी कि प्रोटेक्टेड है। ठीक है, तो इसी चीज को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शिल्डिंग। ठीक है, इस चीज को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शिल्डिंग, यानी कि शिल्ड मतलब हम लोग जानते हैं कि शिल्ड ढाल को बोलते हैं। ठीक है, यानी कि अगर ये चार्ज जो कैविटी के अंदर है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक से क्या है, ढाल की तरह ये बिहेव कर रहा है, यानी कि जो कैविटी है वो उस चार्ज के लिए ढाल की तरह बिहेव कर रहा है, यानी कि बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड से हमको बचा रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि सिंस देयर इज नो इफेक्ट of outer
इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन चार्ज इनसाइड कैविटी। कैविटी के अंदर जो चार्ज है उस पे कोई बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण कोई इफेक्ट नहीं है। दिस इंप्लाइज दैट, बोल सकते हैं कि चार्ज इज shielded from the outer electric field। ठीक है, बोल सकते हैं कि चार्ज जो है शिल्डेड है, उस पर कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है, यानी कि वो प्रोटेक्टेड है। यानी कि उसको अगर हम कैविटी में रखे हैं तो उसको इलेक्ट्रिक फील्ड उसको टच से मस नहीं कर सकता है। तो ऐसे केसेस को हम बोलते हैं कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड से सील्ड है। तो उस चीज को हम लोग बोल देते हैं इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक सील्डिंग। क्या हुआ? जैसे अगर एग्जांपल तुमको बोले कि आजकल ऐसे भी चारों तरफ बिजली गिर रहा है, ठंडा गिर रहा है। अगर मान लेते हैं कि हमारा एक कार है, ठीक है, ये कार है, यहाँ पे हम बैठे हुए हैं अगर, और लाइटनिंग हो रहा है, यानी कि बादल है, लाइटनिंग से वैसे ही ड्रॉ करते हैं, ठीक है। सवाल है कि अगर कार के पास हम हैं और लाइटनिंग गिर रहा है तो सेफ कहाँ होगा, कार के अंदर या कार के बाहर? यानी कि ड्यूरिंग बी सेफर आउटसाइड और इनसाइड द कार। ठीक है, लाइटनिंग के दौरान, यानी कि जब बिजली कड़क रहा होता है, कार है, आसपास में कोई घर नहीं है, तो हम कहाँ सेफर होंगे, आउटसाइड या फिर इनसाइड द कार। ठीक है, तो क्या होगा जो हम लोग कंसेप्ट, इनसाइड होगा, क्योंकि जो हम लोग कंसेप्ट पढ़े अभी उसमें यही कह रहा है कि अगर इनसाइड में है तो ये जो कार है, यानी कि ये जो कार है, ये क्या चीज का बना हुआ है, कंडक्टर का, और बीच में जो हॉलो स्पेस है, ये जो स्पेस है वो कैविटी की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, और कैविटी की तरह अगर बिहेव कर रहा है तो अगर हम इसमें अगर बैठे हुए हैं और किसी मेटल ऑब्जेक्ट को टच नहीं कर रहे हैं तो जो भी यहाँ पे लाइटनिंग आएगा वो क्या होगा, इसके सरफेस से डिस्ट्रीब्यूट होता हुआ, अगर ग्राउंडेड है तो अर्थ में चला जाएगा, नहीं तो सिर्फ सरफेस पे ही ये अफेक्ट कर सकता है। अंदर कैविटी है तो हम उससे बच जाएंगे। यानी कि हम बोल सकते हैं कि इनसाइड द कार विल बी सेफर। ठीक है, कार के अंदर अगर रहेंगे तो ज्यादा सेफ रहेंगे एज कम्पेयर टू कार से बाहर, क्योंकि अगर लाइटनिंग उस पर स्ट्राइक करता भी है तो इसका बॉडी जो है कंडक्टर यानी मेटल का बना होता है, तो वो मेटल जो है कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा और अंदर हम जो बैठे हुए हैं वो कैविटी की तरह। हाँ, थोड़ा बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि हम किसी लोहे को पकड़ के नहीं बैठे हैं, हो सकता है कि चार्ज उसके थ्रू फ्लो कर दे और हमको इफेक्ट कर दे। ठीक है, तो थोड़ा बहुत ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, तो इस चीज को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। नाउ अगर हम एक डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, अगर डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है कैविटी के कारण, मान लेते हैं कि हमारे पास एक ऐसा कंडक्टर है,
और यहाँ पे एक कैविटी है, यानी कि ये जो है इधर का पार्ट ये मेटल है, ठीक है, ये जो पार्ट है ये कैविटी है। लेकिन हम जो है कि अब इसके सेंटर पे यहाँ पे मान लेते हैं एक चार्ज क्यू नॉट रख दिए, ठीक है। तो इस क्यू नॉट के कारण क्या क्या डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है इसके अंदर, ये चीज पे हम चर्चा कर रहे हैं। अभी एक्सटर्नल कुछ भी इफेक्ट नहीं है, यानी कि एक्सटर्नल कोई इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे नहीं है, सिर्फ कैविटी के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज बोल सकते हैं ड्यू टू चार्ज इनसाइड कैविटी। यानी कि कैविटी के अंदर में अगर कोई चार्ज हम रखे हैं तो डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा। तो अगर हम यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रखे हैं तो हम ये बता सकते हैं कि इस पॉजिटिव चार्ज के कारण ये जो पार्ट है, इधर का जो भी पार्ट है सारा मेटल है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे और इलेक्ट्रॉन्स इसके नजदीक में इकट्ठा होंगे, यानी कि इधर की तरफ अगर इलेक्ट्रॉन है तो इधर की तरफ भागना चाहेगा, क्योंकि इसको यहाँ पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है, और उधर वो भागना चाहेगा, अट्रैक्टेड होगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स आके इसके सरफेस पे ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन्स इधर आया तो हम बोल सकते हैं कि इसके सरफेस पे जो दूरी होगा इस पे कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। यानी कि अगर हम कैविटी के अंदर में कोई अगर चार्ज क्यू नॉट पुट करे हैं तो जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो ऐसा होगा, और यहाँ पे फिर से हम बोलेंगे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वैसे ही होगा कि जो सरफेस हो वो इक्विपोटेंशियल। और अगर हम यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होगा वो इस तरीके से होगा, यानी कि यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ से जाएगा, सरफेस पे परपेंडिकुलर ही रहेगा, अंदर में अब इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। लेकिन यहाँ पे मेटल पार्ट है, इधर डैश जी रीजन जो है इधर मेटल पार्ट है, तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड अभी भी 0 ही रहेगा, और बाहर में पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ से ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ निकल रहा है। यानी कि अगर हम अंदर में कोई कैविटी के अंदर में चार्ज रखे हैं तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैविटी में भी प्रेजेंट है और कैविटी के बाहर यानी मेटल सरफेस के बाहर भी प्रेजेंट है। लेकिन ऊपर देखे कि अगर कोई बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड है तो कैविटी में रखा हुआ चार्ज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, ठीक है। तो इन सब चीज से हम लोग कुछ पॉइंट्स जो है नोट कर सकते हैं, रिजल्ट जो है उसको हम लोग नोट कर लेते हैं। तो पहला है whenever a charge is placed inside a cavity, ठीक है। अगर कैविटी के अंदर में कोई चार्ज रखे हैं तो सोचो कि यहाँ पे ये प्लस क्यू चार्ज है, तो यहाँ पे जो चार्ज इंड्यूस्ड हुआ होगा, ये कलर दिख रहा है क्या सबको, दिख रहा है? ठीक है। तो यहाँ पे अगर प्लस क्यू नॉट चार्ज है तो यहाँ पे जो चार्ज आएगा ये माइनस क्यू नॉट रहा होगा, और यहाँ जो सरफेस पे चार्ज आया होगा ये टोटल चार्ज प्लस क्यू नॉट रहा होगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे अगर क्यू नॉट चार्ज हम रखे हैं, अगर हम इसके पास में कोई कंडक्टर रखते हैं तो इधर जो चार्ज आता है इसी का ऐसा आता है कि इसको क्या करें, बैलेंस करना चाहेगा, और उतना ही इक्वल चार्ज पीछे की तरफ आ जाएगा, क्योंकि पहले न्यूट्रल था, इलेक्ट्रॉन इधर आया तो स्पेस छोड़ा होगा, तो जहां से इलेक्ट्रॉन निकलता है वहां पॉजिटिव चार्ज, जहां इलेक्ट्रॉन एक्सेस होता है वहां पे नेगेटिव चार्ज। ये सब चीजें हम चर्चा पहले कर चुके हैं, इसलिए ज्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो जो रिजल्ट है वही लिख रहे हैं कि कभी भी अगर कोई भी एक चार्ज को इनसाइड अ मेटल कैविटी पुट करेंगे तो बोल सकते हैं कि इक्वल, सबसे पहला वाला जो पीरियड देखोगे ना पीरियोडिक टेबल में, वो होता है फर्स्ट पीरियड जो होता है उसमें इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, सेकंड वाला पीरियड देखोगे तो उसमें 8 एलिमेंट है, थर्ड वाला पीरियड इज इंड्यूस्ड
on the inner surface of cavity. कैविटी के इनर सरफेस पे इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आएगा। यहाँ पे प्लस रखे हैं तो माइनस, माइनस रखे होते तो यहाँ पे प्लस आता है। अब चूंकि ये मटेरियल कंडक्टर जो था पहले न्यूट्रल था, तो न्यूट्रल होने के लिए फिर से ये कितना होना चाहिए, यहाँ का अपोजिट ये होना चाहिए। यानी कि हम बोल सकते हैं एंड अ सिमिलर चार्ज इज इंड्यूस्ड ऑन। सिमिलर कहने का मतलब है कि जैसा हम कैविटी में रखे हैं वैसा चार्ज इज इंड्यूस्ड ऑन द आउटर सरफेस। ठीक है, आउटर सरफेस पे जो होगा सिमिलर चार्ज होगा और ये डिस्ट्रीब्यूट खुद को ऐसा किया होगा कि पोटेंशियल जो हो इक्वल। ठीक है, और दूसरे तरीके से ये बोल सकते हैं कि आउटर सरफेस पे सिर्फ चार्ज आ गया, तो अगर दूसरा फिगर बना लेते हैं सेकेंड, ये चीज हमको क्लियर है कि अगर किसी कैविटी के अंदर में हम कोई चार्ज रखते हैं तो उसके कारण एक इक्वल एंड अपोजिट चार्ज अंदर वाले सरफेस पे इंड्यूस होता है और बाहर वाले सरफेस पे जैसा चार्ज हम रखे थे वैसा ही चार्ज इंड्यूस होगा, और अगर न्यूट्रल था तो सेम तरीके का, यानी सेम मैग्नीट्यूड का। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का बात करते हैं, जैसे अगर हमारे पास ये कंडक्टर था, यहाँ पे कैविटी था, ठीक है, यहाँ पे हम रखे हैं क्यू नॉट चार्ज, यहाँ आ गया माइनस क्यू नॉट चार्ज और इस पे आ गया फिर से प्लस क्यू नॉट चार्ज। अगर हम इस पॉइंट पे अंदर में किसी भी मेटल सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का बात करें, तो ये अगर हम गॉसियन सरफेस बना रहे हैं तो फिर से हम यहाँ ध्यान से देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डी एस अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ अगर हम लिखेंगे तो क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ क्यू नॉट है और इस सरफेस पे माइनस क्यू नॉट है, तो ओवरऑल चार्ज जीरो हो जा रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड फिर से जीरो, यानी कि मेटल सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो है। और होना भी चाहिए था क्योंकि प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े हैं कि जहां भी अगर मटेरियल है तो वहां इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो होगा किसी भी कंडक्टर के इनसाइड। सबसे पहला एटॉमिक नंबर इधर एटॉमिक नंबर में लिख लेना। सबसे पहला एटॉमिक नंबर किसका होता है, फर्स्ट एटॉमिक नंबर कौन सा है? इतना बात क्लियर है? तो इस चीज को हम लिख सकते हैं एटॉमिक नंबर इसमें कितना है, एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का 1 है। तो तुम लोग वो बता रहे हैं ना, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकालने के लिए वो तो आता है ना तुम लोग, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन कंडक्टर इनसाइड कंडक्टर कर लेते हैं। एटॉमिक नंबर 1 होता है, ऊपर मास नंबर होता है, इनसाइड कंडक्टर इज जीरो। ठीक है, इंडक्शन ऐसा होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड अभी भी जीरो हो। ठीक है, नेक्स्ट है थर्ड। मान लेते हैं कि हमारे पास एक ऐसा कंडक्टर है, ठीक है, अच्छा नहीं बना, फिर से बना लेते हैं। यहाँ पे हमारा कैविटी, अगर यहाँ पे क्यू नॉट चार्ज इसके सेंटर पे है तो माइनस चार्ज यहाँ पे इंड्यूस हुआ, ठीक है, ये माइनस क्यू नॉट हो गया, और इस पे जो है प्लस क्यू नॉट। ये चीज जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा सिग्मा इक्वल टू 1/r से होता है, ये चीज हम लोग जानते हैं, ताकि पोटेंशियल सरफेस पे सेम रह जाए, और ये जो चार्ज होगा ये क्यू नॉट ही होगा। खैर, हमको यहाँ पे ये सीखना है कि ये क्यू नॉट है, इस सरफेस पे माइनस क्यू नॉट चार्ज आया और इस पे प्लस क्यू नॉट चार्ज आया। लेकिन अगर हम इस चार्ज को यहाँ से डिस्प्लेस करें, यानी कि फर्स्ट पिक्चर बोल रहे हैं और यहाँ पे अगर सेकेंड बोल रहे हैं, यानी कि इस जो कैविटी के अंदर है, अब चार्ज को यहाँ ना रख के हम इसको डिस्प्लेस कर दिए किसी पॉइंट यहाँ पे, ठीक है, यानी कि जो कैविटी के अंदर जो हमारा चार्ज है क्यू नॉट, उसको हम थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिए, तब कैसा होगा, यानी कि चार्ज जो है अब यहाँ पे सेंटर पे नहीं है, तो सेंटर पे नहीं है तो कैसे ही डिस्ट्रीब्यूट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर है तो निगेटिव चार्ज जो आया होगा इस सरफेस पे,
इसके नजदीक ज्यादा आया होगा और इससे दूर जो होगा वो कम आया होगा, क्योंकि अगर पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज के नजदीक नेगेटिव चार्ज आना चाहेगा, तो इधर की सरफेस पे नेगेटिव चार्ज क्या होगा, ज्यादा, यानी कि इधर जो कंसंट्रेशन होगा नेगेटिव चार्ज का इस साइड तो ज्यादा होगा और इस साइड कम होगा, यानी कि इससे दूर है। लेकिन ये जो हमारा सरफेस है, इस सरफेस का पोटेंशियल अभी भी इक्वल ही होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये चार्ज यहाँ पे नजदीक है तो यहाँ पे इसके कारण पोटेंशियल होगा, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जो होगा पोटेंशियल थोड़ा रिड्यूस करेगा, ठीक है। यानी कि इस सरफेस का जो पोटेंशियल होगा अंदर वाला, इस सरफेस का बात जो कर रहे हैं, इनसाइड सरफेस का, ये चार्ज ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होगा कि पोटेंशियल इतना टाइम और इसी चला जाता है कि उसको एक दोनों तरफ से पकड़ के कुछ उतार जाता है। ए मम्मी आकृति नेहादी हाथ में एगो उले के। हेलो, ठीक है। और जो बाहर वाले सरफेस पे चार्ज इंड्यूस्ड होगा, तो बाहर वाले सरफेस पे चार्ज ऐसा इंड्यूस्ड होगा कि पोटेंशियल यहाँ का भी सेम रहे और सिग्मा इक्वल टू ये वाला रूल यहाँ भी फॉलो हो, ठीक है। तो इस चीज को अगर हम लिखना चाहें वर्ड्स में तो क्या लिख सकते हैं, यानी कि अगर हम किसी भी कैविटी में अगर कोई चार्ज है उसको डिस्प्लेस करते हैं तो इनर सरफेस का जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो चेंज हो जाएगा, लेकिन आउटर सरफेस का चेंज नहीं होगा। आउटर सरफेस का चेंज इसलिए नहीं होगा क्योंकि हमको इसका पोटेंशियल सेम ही रखना है। इधर तो ये सिग्मा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r ही होगा, क्योंकि इस दोनों चार्ज की वजह से यहाँ पे कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि कंडक्टर में हम लोग पढ़े हैं कि जो सरफेस होता है उस सरफेस का पोटेंशियल हमेशा इक्वल होता है। तो हम बोल सकते हैं ड्यू टू मूवमेंट ऑफ चार्ज इनसाइड a cavity, charge inside a cavity, the induced charge distribution on inner surface will be such that जो सिग्मा होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, तो यहाँ पे होगा ही होगा। एटॉमिक नंबर तो 5 होगा, एटॉमिक मास इट्स सेंटर ऑफ चार्ज कैन बी assumed to be 6 कौन सा हो जाएगा, कार्बन का सिंबल बताओ, चार्ज, ठीक है। यानी कि अंदर में ये ऐसा डिस्ट्रीब्यूट होगा कि इसका सेंटर जो होगा इसको एज्यूम करते हुए इसके नजदीक का पोटेंशियल ज्यादा होगा और दूर जाएंगे तो पोटेंशियल कम हो जाएगा। इस वजह से इस तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन होगा कि सरफेस का पोटेंशियल जो रहे हमेशा बराबर रहे, ठीक है। यानी कि उसको सेंटर मानते हुए डिस्ट्रीब्यूशन होगा। वैसे ही but there will be no change, but the charge distribution on outer surface will be unaffected, ठीक है। यानी कि अगर हम किसी भी कैविटी के अंदर चार्ज को मूव करेंगे, जिधर मूव करेंगे उधर का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से चेंज होगा कि उस पॉइंट को ही सेंटर एज्यूम करके करें, यानी कि इससे नजदीक में पोटेंशियल यहाँ ज्यादा होता है इस चार्ज की वजह से,
तो यहाँ निगेटिव चार्ज ज्यादा आ गया ताकि सरफेस का टोटल सरफेस का पोटेंशियल फिर से इक्वल ही रहे, लेकिन बाहर वाले सरफेस पे कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का इफेक्ट नहीं पड़ा, यानी बाहर वाले पे सेम तरीके का रहेगा लेकिन अंदर वाले पे चेंज होगा। ठीक है, इतना में किसी को दिक्कत? बोलो, है तो पूछ लो। चौथा है कि अगर हमारे पास ऐसा एक कंडक्टर है, ठीक है, ये कैविटी हो गया, चार्ज यहाँ क्यू नॉट है, इसका सेंटर था, इधर माइनस ज्यादा था, इधर कम था, और बाहर में ऐसा कुछ पॉजिटिव चार्ज था। ठीक है, और ऐसा ये है कि सारे का हम बार बार बोल रहे हैं एक ही चीज कि पोटेंशियल सरफेस का इक्वल होना चाहिए। इस सरफेस का बात करें या फिर इस सरफेस का, पोटेंशियल हमेशा इक्वल होना चाहिए। तो ये ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन है मान लेते हैं, लेकिन अब हम इसी कंडक्टर के पास में, यानी कि ये था, ऐसा था, अब यहाँ पे बाहर में अगर हम कोई क्यू चार्ज रख दिए, यानी कि एक्सटर्नल चार्ज है, एक्सटर्नल चार्ज है, तब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे कैसा इफेक्ट पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर हम लाए हैं पॉजिटिव चार्ज, तो इससे जो होगा, इस बाहरी वाले सरफेस का बात करें, अगर ये बाहरी वाले सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा था, हम यहाँ पे ऐसा एक चार्ज ला के रख रहे हैं, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज होगा थोड़ा खुद को डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा। खुद को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेगा कि इधर का जो कंसेंट्रेशन होगा कम होगा और उससे दूर का कंसेंट्रेशन कुछ ज्यादा होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेगा, और दूसरा रीजन ये है कि ये सरफेस का पोटेंशियल इक्वल होना चाहिए, तो इसकी वजह से यहाँ कुछ ना कुछ पोटेंशियल आएगा, तो यहाँ का पोटेंशियल कम करने के लिए यहाँ के चार्जेस घट जाएगा, और इसकी वजह से यहाँ पोटेंशियल कम होगा, तो चार्ज यहाँ ज्यादा है, तो कुल मिला के सरफेस का पोटेंशियल जो होना चाहिए वो इक्वल होना चाहिए। लेकिन जो अंदर वाला है उसके चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि ये यहाँ पे जैसा था वैसा ही रहेगा, यानी कि इनसाइड वाला जो सरफेस है उस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसके इलेक्ट्रिक फील्ड का असर कैविटी के अंदर नहीं पड़ता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग की वजह से बोल सकते हैं कि अंदर वाला जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उस पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा इस एक्सटर्नल चार्ज की वजह से, लेकिन बाहरी सरफेस का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो चेंज हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं कि इफ एक्सटर्नल चार्ज इज near the conductor, then charge distribution on outer surface changes, but on inner surface remains same। ठीक है, यानी कि अगर हम किसी भी कैविटी को बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो अंदर कोई चार्ज है तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर कैविटी के अंदर चार्ज रखते हैं तो उसके कारण चार्ज जो होगा इंड्यूस होगा इनर वाले सरफेस पे भी और आउटर सरफेस पे भी। ठीक है, कैसा चार्ज इंड्यूस होगा? तो जैसा हम लोग इनर यहाँ पे जैसे चार्ज रखे हैं तो इनर सरफेस पे उसका अपोजिट और आउटर सरफेस पे उसके जैसा है। ठीक है, और अगर हम इनर जो चार्ज था जो कैविटी के अंदर उसको हम डिस्प्लेस कर दें, यानी कि उसका सेंटर से हटा दिए, सर्कुलर माने इसको सेंटर से हम हटा दिए, तो ये चार्ज को ऐसा इनर सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होगा कि पोटेंशियल सेम रहे, यानी कि चार्ज के नजदीक में ज्यादा कंसंट्रेशन होगा निगेटिव चार्ज का और दूर में कम होगा, यानी कि इस तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ होगा। ठीक है, और आउटर सरफेस पे कोई इफेक्ट नहीं होगा मूवमेंट ऑफ चार्ज इनसाइड द कैविटी के कारण।
लेकिन अगर हमारे पास ऐसा कुछ डिस्ट्रीब्यूशन है और हम बाहरी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड रखते हैं, ठीक है, अगर हम कोई बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड रखते हैं तो इसकी वजह से बाहरी जो सरफेस है हमारा, इस सरफेस का जो पोटेंशियल है वो चेंज होना चाहिए, लेकिन इसका सरफेस का पोटेंशियल इक्वल होने के लिए इस चार्ज के कारण इसका चार्ज जो होगा खुद को रिडिस्ट्रीब्यूट करके ऐसा रिडिस्ट्रीब्यूट कर लेगा कि पोटेंशियल फिर से इसका हर पॉइंट पे इक्वल हो जाए। लेकिन अंदर में इस चार्ज के कारण, एक्सटर्नल चार्ज के कारण कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो अंदर का जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो जैसा था वैसा ही रहेगा। तो ये सब थोड़ा सा बात है कैविटी। अगर कैविटी किसी कंडक्टर में है तो कैसे कैसे चेंजेस हो सकते हैं, ठीक है। और कैविटी है अगर किसी कंडक्टर में, तो उस कैविटी को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्ड बोलते हैं, यानी कि अगर उसमें हम कोई भी सेंसिटिव चार्ज सेंसिटिव मटेरियल रख दे तो बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि अगर हम उसके अंदर कोई एक चार्ज रखे हैं तो बाहरी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके कारण उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा हो, ठीक है। इन सब बातों में किसी को दिक्कत तो पूछ लो। आवाज आ रहा है क्या? हाँ सर आ रहा। ठीक है, इतना बात में किसी को दिक्कत नहीं? ठीक है, फिर नेक्स्ट टॉपिक हम लोग अब छोटा छोटा ही कुछ टॉपिक्स बचे हुए हैं इसमें, वो खत्म होने के बाद डाइलेक्ट्रिक, वो भी एक ही लेक्चर का है, फिर कैपेसिटर शुरू करेंगे। तो नेक्स्ट जो है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्ज ऑन अ स्फीयर। ठीक है, एक पार्टिकुलर शेप का ही ले रहे हैं, कोई भी एक स्फीयर है तो उसमें इंड्यूस चार्ज के कारण कितना पोटेंशियल होगा उसके अंदर या बाहर। जैसे कल कोई एक पूछा भी था, उसी का एक्सप्लेनेशन होगा कि मान लेते हैं कि हमारे पास एक ऐसा स्फीयर है, ठीक है, इस पे जो चार्ज दिए थे उस चार्ज की वजह से इस पे पोटेंशियल बोले थे कि सरफेस का सेम। लेकिन अगर हम मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई एक प्लस चार्ज रख दिए हैं, इस पे अभी हम कोई चार्ज नहीं दे रखे हैं स्फीयर पे, लेकिन यहाँ प्लस चार्ज, इस प्लस चार्ज की वजह से भी क्या इस स्फीयर का पोटेंशियल सेम होगा क्या? तो हम कहेंगे कि हाँ, ये जो सरफेस है इसका पोटेंशियल हमेशा सेम ही होगा। इस पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आएगा इस स्फीयर पे इस पॉजिटिव चार्ज के कारण ऐसा आएगा कि इसका पोटेंशियल सेम ही रहे, ठीक है। और अगर ये प्लस चार्ज लिए हैं, इसके सेंटर से किसी r दूरी पे हम रखे हैं, ठीक है, तो इसकी वजह से अगर हमको पता करना हो कि इस स्फीयर पे कुछ इंड्यूस चार्ज होंगे क्या, तो हम बोलते हैं, पहले ही जब चार्जिंग ऑफ कंडक्टर्स पढ़े थे तो वहीं पे देखे थे कि अगर यहाँ पे कोई प्लस चार्ज रखा हुआ है तो इसमें का इलेक्ट्रॉन्स जो है इस सरफेस पे से भाग के आके निगेटिव कुछ बना लेगा और उतना ही चार्ज इधर की तरफ पॉजिटिव हो जाएगा। क्योंकि अगर इनिशियली स्फीयर जो था, स्फीयर का क्यू इनिशियल 0 था, तो क्यू फाइनल भी क्या होगा, 0 ही होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि स्फीयर पे ना तो हम कोई इलेक्ट्रॉन उससे निकाल रहे हैं ना ही कुछ इलेक्ट्रॉन उस पे दे रहे हैं, तो इसका जो चार्ज होगा इनिशियल 0 था तो फाइनल भी 0 ही होगा। अब ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन खुद को ऐसा करा होगा कि इसका पोटेंशियल सेम ही रहे, और इस चार्ज को हम बोल दे रहे हैं क्यू इंड्यूस्ड, और ये जो क्यू इंड्यूस्ड है निगेटिव है तो इसको निगेटिव बोल दे रहे हैं, इधर की तरफ पॉजिटिव है तो क्यू इंड्यूस्ड पॉजिटिव। दोनों मैग्नीट्यूड में आपस में इक्वल होंगे ताकि दोनों का सम क्या हो जाए, 0। क्योंकि इनिशियली 0 था तो फाइनल यानी क्यू इंड्यूस्ड प्लस क्यू इंड्यूस्ड माइनस दोनों मिलके 0, यानी कि दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल एंड अपोजिट।
ठीक है। अब अगर हम मान लेते हैं कि इस पॉइंट पे किसी एक पॉइंट P है इनसाइड द कंडक्टर, ये जो कंडक्टर है सॉलिड है, सॉलिड लिए है, कंडक्टर हॉलो नहीं है। इस पॉइंट P पे हमको फाइंड करना है, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, पोटेंशियल एट पॉइंट P। ये क्या होगा? ठीक है, एक तो टोटल के चार कारण, यहाँ पे हम लिख लेते हैं ड्यू टू इंड्यूस्ड के कारण ही पता है, इंड्यूस्ड चार्ज। तो कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड करेंगे? इस पॉइंट पे हमको फाइंड करना है, यहाँ पे माइनस क्यू इंड्यूस्ड है, ये प्लस क्यू इंड्यूस्ड। अब हम जानते हैं कि E एट पॉइंट P यानी इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P टोटल यानी कि टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण, टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P टोटल चार्जेस के कारण, जितने भी चार्जेस दिख रहे हैं उनके कारण जीरो होगा, क्योंकि इनसाइड कंडक्टर है। और हम बोल सकते हैं ये किसके बराबर होगा? तो ये इंड्यूस्ड में हम दोनों को कंसीडर कर रहे हैं, प्लस वाले और माइनस वाला दोनों को, प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ये चार्ज Q। ठीक है, यानी कि इस पॉइंट P पे अगर हम ध्यान से देखें तो इन सब इंड्यूस्ड चार्जेस के कारण कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और इस कुछ Q के कारण। ठीक है, अब इस Q के कारण कितना होगा? तो अगर हम मान लें ये वाला डिस्टेंस जो है x, ठीक है, तो उसके कारण अगर हम लिखेंगे तो यहाँ पे हम कंडक्टर है कि नहीं है इसके कारण अगर हम यहाँ पे लिखना चाहेंगे तो किधर आएगा? ये प्लस चार्ज है तो इधर की तरफ आएगा Q के कारण। अब इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ये हम बोल रहे हैं कि जीरो है, तो हम इस चीज को बोल सकते हैं कि E इंड्यूस जो होगा निगेटिव ऑफ E एट चार्ज Q होगा, यानी कि इसका निगेटिव होगा। डायरेक्शन वाइज वेक्टर फॉर्म में लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये जो आ जाएगा हमारा किधर आएगा, यानी कि इंड्यूस्ड के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इसकी तरफ आएगा। ये क्या आएगा? E इंड्यूस्ड, ठीक है। तो E इंड्यूस्ड जो हमारा आया वो आ जाएगा KQ बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये हम सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, डायरेक्शन हम बोल सकते हैं कि डायरेक्शन के लिए नामकरण दे देते हैं। इस पॉइंट को हम P बोले हैं, इसको हम A बोल देते हैं। तो डायरेक्शन along P to A, ठीक है। डायरेक्शन किसकी तरफ हो जाएगा? P से A की तरफ, ठीक है। तो ये जो आया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंड्यूस्ड आया। नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड है टोटल अभी भी कंडक्टर के इनसाइड में है तो वो जीरो ही होगा, और उसको हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि माइनस चार्ज यहाँ पे है, प्लस चार्ज यहाँ पे है, और अगर हमको इस पॉइंट पे निकालना है तो यहाँ हम गॉसियन सरफेस ड्रॉ करें, इनसाइड में चार्ज हमको जीरो दिखा तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नेट जो होगा वो हमारा जीरो होगा। तो यहाँ से हम एक बात ये भी समझ में आ रहा है कि गॉस जो लॉ हम लोग लगाते थे उससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता था वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आता था, यानी टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वही आता था। ऐसा नहीं कि किसी भी पर्टिकुलर चार्ज के कारण कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हम लोग कैलकुलेट कर पाते हैं। ये बात हम लोग वहां भी डिस्कस किए थे कि अगर गॉस लॉ हम लोग यूज कर रहे हैं तो उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण है, ना कि किसी पार्टिकुलर चार्ज के कारण, ठीक है। वहां नोट करके हम लोग लिखे भी थे कि अगर कोई हम लोग लाइन चार्ज ही ले रहे हैं तो थोड़ा सा एलिमेंट लेके हम लोग सॉल्व करते थे
तो ऐसा नहीं था कि उस एलिमेंट के कारण ही इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट होता था, बल्कि पूरे जो लाइन चार्ज है सबके कारण वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट होता था। तो यहाँ से हम ये जो निकाले हैं ये पार्ट निकाले हैं, यानी कि सिर्फ इंड्यूस चार्ज के कारण कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा और किस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट था हमारा पोटेंशियल एट पी पे। पोटेंशियल क्या होगा, यह भी ड्यू टू इंड्यूस चार्ज। ठीक है, इंड्यूस चार्ज के कारण ही हमको निकालना है। फिर से एक बार फिगर बना रहे हैं। ऐसे यहाँ पे माइनस चार्ज आ गया था, इधर प्लस चार्ज। यहाँ पे हमको पोटेंशियल निकालना है। इस डिस्टेंस को हम लोग x माने थे, ये डिस्टेंस r है। ठीक है, तो एक प्रॉपर्टी हम लोग कंडक्टर के ये भी पढ़े कि जो पोटेंशियल उसके सरफेस पे होता है वही पोटेंशियल उसके इनसाइड में होता है। यानी कि जो पोटेंशियल ऑफ सरफेस जो होगा, यानी कि सरफेस का जो पोटेंशियल होगा इसके हर इनसाइड पॉइंट पे वही पोटेंशियल होता है। हाँ बोलो, हेलो, बोलो। आउटर मोस्ट सेल कौन सा है? ये वाला है ना, सबसे बाहर वाला है। तो आउटर मोस्ट सेल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? तो ये क्या हो गया? मेटल। किसी को कोई दिक्कत नहीं, ये हमारा सेंटर है। तो हम जानते हैं कंडक्टर के केस में कि जो उसके सरफेस पे जो पोटेंशियल होता है और जो सेंटर पे होता है, कंडक्टर है, तो कंडक्टर के इनसाइड में जो पोटेंशियल होता है वो सारा क्या होता है? सब कर लीजिए, आ गया है ऊपर है। हेलो, हेलो, बैलेंसिंग कितना हो जाएगा इसका? 4, 4 है ऑलरेडी, इसको और 4 का रिक्वायरमेंट। ठीक है, ये दूरी x है, यहाँ पे चार्ज q है। हमको इस पॉइंट P पे पोटेंशियल निकालना है। इस q इंड्यूस्ड के कारण माइनस और ये प्लस q इंड्यूस्ड है, यानी जितना भी चार्जेस इंड्यूस होगा उनके कारण हमको यहाँ पे पोटेंशियल निकालना है। ठीक है, तो अब तुम ही लोग बताओगे कि पोटेंशियल कहाँ पे किसकी वजह से कितना होगा। एक चीज तो हम बोल देते हैं कि एज इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड जो होगा वो 0 है। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड का ही बात हो रहा है, ये टोटल ही है, सिर्फ इंड्यूस के कारण नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो हम बोल सकते हैं कि सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू माइनस dv बाई dx या dr जो भी है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि v जो होगा वो कांस्टेंट। ठीक है, यानी कि इनसाइड में जो पोटेंशियल होगा वो, यहाँ पे इनसाइड का ही बात कर रहे हैं तो इनसाइड में पोटेंशियल कांस्टेंट आएगा। ठीक है, अब हमको पोटेंशियल एट पॉइंट P निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? तो हम सेंटर का निकाल ले रहे हैं। तो हियर पोटेंशियल एट C जो होगा पोटेंशियल ड्यू टू माइनस Q इंड्यूस्ड प्लस V Q इंड्यूस्ड प्लस V Q, इन सबके कारण होगा। अब ध्यान से देखें तो ये दोनों आपस में ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड हैं कि इनके कारण जो दोनों मिल के होगा वो 0 होगा, क्योंकि ऐसा है कि स्फीयर है, आधे सरफेस पे निगेटिव चार्ज है, आधे पे पॉजिटिव है, दोनों इक्वल एंड अपोजिट। दोनों के कारण जो यहाँ पे पोटेंशियल हम लिखेंगे, यहाँ माइनस QI, ये प्लस QI, और दोनों सबका रेडियस क्या है? R ही है,
इन दोनों का मिलके क्या हो जाएगा, 0। ऐसे लिख सकते हैं समझ के, या फिर डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लो। तो लिख सकते हैं इसको कि माइनस के क्यू आई, यहाँ पे हम माइनस आगे ले लिए हैं, आर प्लस के प्लस क्यू आई बाई आर प्लस, इसके कारण जो आएगा वो आर दूरी पे है तो के क्यू बाई आर, और ये सारा दिख रहा है कि हमको कितना बचता हुआ के क्यू बाई आर, यानी कि जो सेंटर पे पोटेंशियल है वो कितना है, के क्यू बाई आर। ठीक है, यानी कि सेंटर पे हमको पोटेंशियल मिल गया के क्यू बाई आर। अब हमको फाइंड करना है इस पॉइंट पी पे, तो इस पॉइंट पी पे जो पोटेंशियल होगा यह है हमारा एट सेंटर। ठीक है, अब नाउ पोटेंशियल एट पॉइंट पी, तो पोटेंशियल ऑफ पॉइंट पी भी जो होगा पी इंड्यूस्ड के कारण प्लस क्यू के कारण। अब हम जानते हैं कि पोटेंशियल एट पॉइंट पी, सिंस पोटेंशियल एट सेंटर इक्वल टू पोटेंशियल एट पॉइंट पी होगा, क्योंकि इनसाइड कंडक्टर पोटेंशियल रिमेन्स कांस्टेंट, पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है, तो सेंटर पे जितना होगा उतना ही पॉइंट पी पे होगा। तो हम इसमें से लिख सकते हैं कि इम्प्लाइज दैट के क्यू बाई आर इक्वल टू, यहाँ के क्यू इंड्यूस्ड के कारण जो भी आएगा इसको हम ऐसे ही डायरेक्ट उसको लिख दे रहे हैं भी इंड्यूस्ड प्लस इस वाले क्यू के कारण अगर हम पॉइंट पी पे लिखना चाहेंगे तो ये वाला डिस्टेंस यूज करेंगे, तो क्या लिखेंगे हम लोग, के क्यू बाई एक्स। तो यहाँ से हमको क्या मिल गया, भी इंड्यूस्ड इक्वल टू के क्यू को कॉमन ले लिए 1 बाई आर माइनस 1 बाई एक्स। ठीक है, ये दोनों कंसेप्ट जो है एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है, लेकिन जेईई मेंस में इन सब का यूज होता है कि इंडक्शन के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पे निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, पोटेंशियल निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। तो कोई भी कंडक्टर है तो उसके इनसाइड में किसी भी पॉइंट पे किसी भी तरीके से अगर कंडक्टर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 ही होना है, क्योंकि चार्ज डिस्ट्रीब्यूट ऐसा होगा कि सारा चार्ज उसके सरफेस पे रहेगा, और इंटरनल कोई पॉइंट लेंगे तो वहां पे Q इनसाइड 0 हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 हो जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हुआ तो हम बोल सकते हैं कि पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा। 0 हो सकता है लेकिन कांस्टेंट तो रहेगा। उन्हीं कंसेप्ट को यूज करते हुए ये दोनों चीज हम लोग कैलकुलेट किए। इन दोनों में किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ लो। जो कि इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ठीक है। नॉन मेटल जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है, जैसे मान लो क्लोरीन है, क्लोरीन का होता है 17, किसी को नहीं, कितने इलेक्ट्रॉन गेन करना है इसको बताओ। अगर 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इसको चार्ज, ठीक है, देसी के ऊपर कुछ क्वेश्चंस करते हैं। 2,8,8 हो गया ना। अब ये अगर नेगेटिवली चार्ज आयंस हो गया तो नेगेटिवली चार्ज आयंस क्या बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, ये एक स्फेरिकल सेल है। ऑक्सीजन का होता है 6, सॉरी एटॉमिक नंबर है 8, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है 2,6। यहाँ पे हमारा ये कैविटी है, ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ जाएगा 2 माइनस, यहाँ पे चार्ज Q रखा हुआ है, पॉइंट O है, ठीक है। ये O पॉइंट जो है थोड़ा सा फिगर में अच्छा करते हैं, O जो पॉइंट है ये सेंटर है, इस सेंटर से यहाँ पे R दूरी पे पॉइंट P है। फाइंड पोटेंशियल एट P।
ये हमको फाइंड करना है। ये क्यू चार्ज है इनसाइड अ कैविटी, ये सेंटर है, उसको सी से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, ये सेंटर है इस स्फेरिकल सेल का, और इस क्यू चार्ज यहाँ पे है। अब हमको यहाँ पॉइंट पी पे पोटेंशियल फाइंड करना है। फाइंड करो। ठीक है, ये सबका एग्जांपल है। मोनोवैलेंट का सबसे पहला है एनहांस होता है, हाइड्रोक्साइड है। फॉर्मूला क्या होता है इसका? ये सब याद रखना है फॉर्मूला को। ठीक है, जैसा होता है आया किसी का? अभी तक जो चीज पढ़े हैं उन्हीं को यूज करना है इसमें। क्लोराइड है ना, क्लोराइड है ना, ए क्यूब है। ठीक है, और किसी का? के क्यू बाई आर ही आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड जीरो है तो पोटेंशियल सब जगह बराबर होगा कैविटी के अंदर भी। कह सकते हैं, जैसे अभी वो पढ़े कि अगर यहाँ पे जो क्यू चार्ज है तो इसके कारण जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा यहाँ पे ऐसा माइनस क्यू चार्ज होगा, और इस पे ऐसा प्लस क्यू चार्ज होगा। ठीक है, यानी यहाँ माइनस क्यू और ये प्लस क्यू। अगर हम पोटेंशियल एट पॉइंट पी का बात कर रहे हैं तो इस क्यू के कारण और इस माइनस क्यू के कारण, चूंकि ये सारा इक्वी पोटेंशियल है तो इन दोनों का सेंटर पे जीरो हो जाएगा। जो भी बचेगा तो बचेगा पोटेंशियल विल बी only for charge on outer surface। जो भी पोटेंशियल होगा सिर्फ किसकी वजह से होगा? आउटर सरफेस के कारण। और स्फेरिकल सेल है, आउटर सरफेस पे जैसा है, तो उसको हम लोग एज्यूम करके जो हम लोग फार्मूला डिराइव किए थे कि उसको सेंटर पे मानते हुए कह सकते हैं पोटेंशियल, या फिर फार्मूला डायरेक्ट लिख ले तो आया था के क्यू बाई आर आउटसाइड द सरफेस। इनसाइड में लिखे थे तो के क्यू बाई कैपिटल आर। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि पॉइंट पी पे जो पोटेंशियल होगा वो क्यों होगा? तो सिर्फ के क्यू बाई आर होगा और आउटर सरफेस पे इंड्यूस चार्ज की वजह से ही होगा। बात क्लियर है? इसी पे एक और बेस्ट क्वेश्चन दे रहे हैं। A charge Q is placed at the center of ऑक्साइड भी आएगा। ऑक्साइड का फॉर्मूला लिखते थे ना, ऑक्सीजन से जो बना था, O पे पावर 2 माइनस। सल्फाइड आएगा, मेटेलिक बोलते हैं, S पे पावर 2 माइनस सल्फाइड हो गया। ठीक है, रेडियस ए का एक मेटेलिक स्फीयर है, उसके सेंटर पे चार्ज Q है। पहला है फाइंड सरफेस चार्ज डेंसिटी ठीक है, फाइंड आउट सरफेस चार्ज डेंसिटी एट इनर सरफेस एंड आउटर सरफेस। हॉलो मेटेलिक स्फीयर है तो हॉलो है तो ऐसा होगा, तो इनर सरफेस पे कितना होगा, आउटर सरफेस पे कितना होगा। ठीक है, रेडियस ए मानना है। सेकेंड
अब ट्राइवेलेंट में आ जाएगा तुम्हारा फोस्फेट। फोस्फेट का फॉर्मूला होता है PO4 3 माइनस, ठीक है, PO4 3 माइनस। इसमें एक और आता है नाइट्राइड। नाइट्राइड ध्यान रखना, नाइट्राइड का फॉर्मूला होगा N पे पावर 3 माइनस, तो बोलते हैं नाइट्राइड। नाइट्राइड है वो, स्पेलिंग ध्यान रखना। ठीक है, नोट कर लिए इतना। अब देखो यहाँ पे फॉर्मूला कैसे लिखते हैं। तो फॉर्मूला लिखने के लिए जैसे फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड कैसे होता है, फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड में पढ़े होंगे तुम लोग। फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड, जब भी एक कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा ना, तो एक केटायन होगा और एक एनायन होगा। दोनों केसेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। क्वेश्चन है ये, एक एक करके सॉल्व करो। पहला है सिग्मा सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन इनर सरफेस एंड आउटर सरफेस। सेकंड है अगर हम क्यू चार्ज सरफेस पे पुट कर देते हैं तब फिर क्या होगा सरफेस चार्ज डेंसिटी। और थर्ड है इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों केसेस में क्या होगा। ठीक है, इसका वैलेंसी x है प्लस चार्ज के साथ और इसका वैलेंसी y है माइनस। अब कंपाउंड का जब फॉर्मेशन होगा तो इसका वैलेंसी इंटरचेंज होता है, ये इसका वैलेंसी इधर आ जाएगा और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ये y अगर इधर आया ये आ जाएगा ky और x उधर जाएगा तो ये हो जाएगा b। तो ये कंपाउंड जैसे कि तुम लोग को थोड़े में पता है ky और bx अगर हमको ब्रेक करना है, ब्रेक करके हम लोग कैसे लिखते हैं, ब्रेक करना लास्ट क्लास में बताया था ना। आया किसी का? वो लोग कैसे ब्रेक करना बताया था। चलो पहले इतना लिख लो, इतना लिख लियो। चलो अब यहाँ पे एक पहले एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लो पहला कंपाउंड हम लोग लिख रहे हैं, किसी का नहीं आया? मैग्नीशियम इजी था। कार्बोनेट। जैसे कि अगर -3 हाँ बोलो। inside -3 q/4πr³ और इसके ऊपर चार्ज कितना, मैग्नीशियम का वैलेंसी कितना होता है 2+, होता है ना। क्या बोल रहे हो? माइनस 3q/4πr³ 4πr³। ठीक है, ठीक और नहीं आउट है, में ठीक नहीं है। सरफेस चार्ज डेंसिटी पूछा जा रहा है, वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे एरिया से। हाँ, सरफेस चार्ज डेंसिटी में किससे डिवाइड करते हैं? एरिया से ना। एरिया क्या होता है? सरफेस चार्ज एरिया 4πr² होता है ना। फिर ठीक है, यहाँ पे क्यू चार्ज है तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस होगा और बाहर वाले पे प्लस क्यू चार्ज। तो अगर हम सिग्मा इनसाइड लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, क्यू अपॉन एरिया। तो क्या आ जाएगा, माइनस क्यू अपॉन एरिया कितना है 4πa²। वैसे ही आउटसाइड अगर लिखना हो तो प्लस q/4πa²। एरिया मतलब कि अगर हम इसका थिन लिए हैं तो इसलिए दोनों के केस में a लिख लिए। अगर हमको r1 r2 दिया होता तो यहाँ पे हम r1 यूज करते हैं, यहाँ r2 इनसाइड रेडियस और इसको आउटसाइड रेडियस। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन। एल्यूमिनियम का वैलेंसी कितना होता है, ये पे चार्ज कितना है बताओ। एल्यूमिनियम
-3 मेटल है, कभी भी माइनस होगा गैस के ऊपर। देखो ना अभी लिखा है तो ऊपर में कॉपी पर लट के देखो। सेकेंड एल्यूमिनियम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या गेन करेगा? वो भी वैसे ही सोचो, कितना चार्ज आएगा? ऐसा है। इनसाइड माइनस क्यू माइनस मतलब कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू। सल्फेट का फॉर्मूला क्या लिखा है बताओ? इनसाइड में अगर हमको इस इनर सरफेस का बात करना है, प्लस क्यू है, तो इनर सरफेस पे जो चार्ज आएगा इसके कारण इंडक्शन के कारण ही आएगा, क्योंकि बाहर वाले का तो अंदर में कोई इफेक्ट होता नहीं है। तो इस पे जो चार्ज आएगा वो माइनस क्यू ही आएगा। अंदर वाले सरफेस पे कितना चार्ज आएगा? स्फेरिकल ही है, स्फेयर नहीं बन रहा है ठीक से, तो इस बात को समझना है, ठीक है। अंदर वाले पे चार्ज कितना रहेगा? ये माइनस क्यू ही। ये बात क्लियर है? और बाहर वाले पे इसके कारण तो प्लस क्यू आएगा ही, ऊपर से हम इस पे प्लस क्यू पहले से रखे हुए हैं, तो बाहर वाले सरफेस पे कितना चार्ज दिख रहा होगा? प्लस कैपिटल क्यू प्लस स्मॉल क्यू। तो इनर वाले सरफेस का चार्ज डेंसिटी लिखेंगे तो उसका चार्ज डिवाइड बाई उसका एरिया, यानी कि 4 पाई जो भी आर स्क्वायर देगा। वही अगर आउटर सरफेस का लिखेंगे तो उसका का चार्ज, तो चार्ज कितना है? तो क्यू प्लस क्यू बाई 4 पाई आर स्क्वायर। ये दोनों बात क्लियर है कि इस इनर सरफेस पे इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, जो भी इफेक्ट होगा अंदर वाले चार्ज के कारण ही होगा। क्योंकि हम लोग देखें आउटर सरफेस पे अगर चार्ज रखते भी हैं तो उसका अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है कंडक्टर के केस में, और 0 है तो वहां चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। थर्ड क्वेश्चन, पहला वाला केस के लिए तो 0 हो जाएगा। दोनों के लिए 0 होगा। ठीक है, फर्स्ट केस के लिए कर रहे हैं, तो यहाँ Q, इस पे माइनस Q और यहाँ पे आ रहा है प्लस Q। हमको इनसाइड में निकालना है, यानी कि इनसाइड में यहाँ X पे निकालना है, यही सवाल है। तो अगर हम गॉसियन सरफेस यहाँ हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है, ये हमारा है गॉसियन सरफेस। तो गॉसियन सरफेस के में अगर हम ड्रॉ कर रहे हैं तो E डॉट डी एस इक्वल टू लिखेंगे Q इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब इसके लिए हम बताओ, यही लिखते हैं E इंटू इसका सरफेस एरिया। सरफेस एरिया कितना आएगा? 4 पाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू इस सरफेस के अंदर में चार्ज कितना दिख रहा है? सिर्फ Q, तो Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये ध्यान से देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ रहा है? K Q बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, दूसरे तरीके ऐसे भी सोच सकते थे, ये जो है हमारा हॉलो स्फीयर है, ऐसा कोई स्फीयर होता है, इस पे अगर Q चार्ज दिए तो इसकी वजह से अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा 0 आता है। सॉल्व किए थे हम लोग हॉलो स्फीयर्स के लिए, तो बाहरी चार्ज के लिए अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आता है? 0। यानी कि ये दोनों चार्ज जो है इसके अंदर का पार्ट है, तो इन दोनों की वजह से 0, जो भी रहेगा इस चार्ज की वजह से रहेगा। अगर ये चार्ज यहाँ नहीं रहता तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता, लेकिन इस चार्ज की वजह से यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा। तो इस चार्ज से x दूरी पे फाइंड करना है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लिख सकते थे k q बाई एक्स स्क्वायर। ऐसे ही अगर सेकंड केस का बात करें तो कितना आ रहा है? बोलो। हमको यहाँ से x दूरी पे निकालना है, तो क्या आ जाएगा? के क्यू बाई एक्स स्क्वायर, क्योंकि सिर्फ इसी चार्ज की वजह से होगा, इन दोनों चार्जेस की वजह से इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। तो हम बोल सकते हैं कि डायरेक्टली के क्यू बाई एक्स स्क्वायर। नहीं समझ में आ रहा है तो हम यहाँ से फिर से गॉसियन सरफेस बना के सॉल्व कर सकते थे, लेकिन हम जानते हैं कि अगर कोई भी हॉलो स्फीयर है
यानी कि कंडक्टिंग स्फीयर और उसके सरफेस पे चार्ज दे रखे हैं, तो उसकी वजह से इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आता है। तो उस कंडीशन को हम लोग इन दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इतने में किसी को दिक्कत? एमटी का कितना होता है 2 प्लस, और क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होगा बताओ? टाइम बचा ही गया। Cl पे पावर माइनस होगा, फॉर्मूला क्या तो बनेगा? टाइम तो खत्म हो गया है। इसके बाद हम लोग का इसमें बस 2 टॉपिक बच रहे हैं। एक तो इलेक्ट्रिक प्रेशर क्या होता है, जैसे हम लोग जानते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग इलेक्ट्रिक प्रेशर करेंगे, इलेक्ट्रिक प्रेशर करेंगे, फिर अर्थ, और अर्थिंग के कारण चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा वो देखेंगे, और लास्ट में एक छोटा सा टॉपिक है सेल्फ एनर्जी, उसको कर लेंगे। ठीक है, तीनों टॉपिक छोटा छोटा सा है, तो 1-1.5 घंटे में खत्म हो जाना चाहिए, यानी नेक्स्ट क्लास में सारा चीज खत्म हो जाएगा। अब इलेक्ट्रिक प्रेशर का अगर हम बात कर रहे हैं, तो उसके बारे में हम क्या बोल सकते हैं कि आखिर इलेक्ट्रिक प्रेशर क्या है? कैल्शियम सल्फेट का कोई भी प्रेशर से हम क्या समझते हैं कि अगर किसी QE by QE बाई फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, तो कैसे क्या आएगा उन सब चीज के बारे में बात करेंगे। इलेक्ट्रिक प्रेशर कैसे आता है वो सब चीजें हम देखेंगे, लेकिन यहाँ पे QE बाई ए नहीं आएगा, क्योंकि सिर्फ एक चार्ज रहा इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो उस पर हम प्रेशर कैसे डिफाइन करेंगे। मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे एक चार्ज है, तो इस पे प्रेशर क्या होगा, इस पे फोर्स लगेगा, ये भाग जाएगा। ठीक है, और भागेगा तो प्रेशर थोड़े एक्ट करता है। प्रेशर तो तब एक्ट करता है किसी सरफेस पे हम नॉर्मली उसको पुश कर रहे हो और वो थोड़ा बहुत भी रेजिस्टेंस शो कर रहा हो। तो जैसे कि अगर हम एक स्फीयर रख लें, ठीक है, इस पे चार्ज है, अगर हम इसको किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें, तब इस पे यहाँ पे फोर्स कुछ और लग रहा होगा, यहाँ पे कुछ और लग रहा होगा, और तब इसमें एक ये सब जो चार्जेस हैं एक दूसरे इधर की तरफ भागना शुरू कर रहे होंगे और तनाव महसूस कर रहे होंगे, तब बोलेंगे कि प्रेशर एक्सर्ट करेगा। जैसे कि बलून है, बलून में हम हवा भरते हैं, चारों तरफ से क्या होता है, फैलना शुरू होता है, और जैसे जैसे वो फैलता है तो हम बोलते हैं कि जो एयर है वो उसके सरफेस पे प्रेशर अप्लाई कर रहा है और उसी के कारण वो एक्सपेंड कर रहा है। तो वैसे ही अगर हम कंडक्टिंग स्फीयर है, सिर्फ एक स्फीयर ही है, इस पे चार्जेस रखे हैं, ये चार्जेस जो होंगे आपस में रिपेल कर रहे होंगे, और अगर ये सरफेस इलास्टिक होता तो सारे पीछे की तरफ भागना चाहते, और इस वजह से इसमें एक प्रेशर डेवलप होता। तो यहाँ पे उन सब चीजों को हम लोग इलेक्ट्रिक प्रेशर नाम देके और पढ़ते हैं कि वो इलेक्ट्रिक प्रेशर कितना लग रहा हो। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक प्रेशर इन एक्सटर्नल फील्ड में अगर रखेंगे तो कितना लगेगा, खुद की वजह से कितना लगेगा, ये चीजें कल डिस्कस करेंगे। फिर है कि अगर हमारे पास कोई एक कंडक्टर है, इसको अर्थिंग कर दें, एक और कंडक्टर है इसको भी अर्थिंग कर दें, तो ऐसा करने से इन सब पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होंगे वो सारी चीजें। और लास्ट में सेल्फ एनर्जी, यानी कि हमारे पास एक अगर स्फीयर है, इस पे हम चार्ज दे दिए हैं, यानी कि इस चार्ज को हम यहाँ बांध के रखे हैं, ये भागना चाहता है और यहाँ बंधा हुआ है, तो इस बंधा हुआ है तो इसके पास कुछ ना कुछ एनर्जी होगा, वो एनर्जी कितना होगा। ये 3 टॉपिक हमारे इसमें बच गया है, ये 3 टॉपिक हम लोग खत्म करेंगे, उसके बाद डाइलेक्ट्रिक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक बार सारा चीज रिवीजन करो, जहां भी जो भी डाउट हो उसको पूछ लो, डाउट क्लियर करो। और मॉड्यूल मिल गया है क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैपेसिटर का? हाँ सर। तो उसको सॉल्व करना शुरू करो, आज हम भी देख लेते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में होमवर्क देंगे। ठीक है, तो उसको बनाते रहो, पोटेंशियल वाला जितना है उसको सॉल्व कर लो, और जहां भी बीच में कहीं भी कोई दिक्कत हो, कोई भी पॉइंट समझने में जहाँ पे दिक्कत आ रहा है, उन चीज को पूछ के क्लियर करो। ठीक है, आज इतना ही रहने देते हैं।
किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ लो। ठीक है फिर।